नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लग रहा था पिछले दिनों कि उन्होंने एक मोर्चा खोला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और बंद कर दिया। एक तात्कालिक मुद्दे के रूप में उन्होंने उसको उठाया था और उसके बाद वो चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के जरिए भारत सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से ये जो टर्फ वॉर चल रहा है, किसका अधिकार किस पर है किस पर नहीं, कौन किसके डोमेन में हस्तक्षेप कर रहा है कौन नहीं, इस झगड़े को, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को एक बार के लिए हमेशा के लिए सेटल करना चाहती है। और इसी के लिए आप देखिए कि लगातार इस मुद्दे पर न केवल पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने कल जो राजस्थान में बात कही है, वो बोल रहे थे, मौका था 83वां सम्मेलन था पीठासीन अधिकारियों का। उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। संसद सार्वभौम है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। संसद जो फैसला करती है वो जनादेश होता है, वो विल ऑफ द पीपल होता है, वो लोगों का आदेश होता है, लोगों की इच्छा होती है। इसलिए अदालत को ये अधिकार नहीं है कि संसद से पास कानून को वो रद्द कर दे। हालांकि इसको और अगर विस्तार इसको दें, और उन्होंने खुद दे दिया। उन्होंने केवल एनजेएसी की बात नहीं की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो बना था उसकी बात नहीं की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने बड़ा बेसिक सवाल उठा दिया। ये लड़ाई अब दूर तक जाने वाली है। उन्होंने कहा कि 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, उसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आया, वो गलत परंपरा स्थापित की गई। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही थी। आपको याद होगा कि 1973 में जजमेंट आया था केशवानंद भारती मामले में। उसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, और उस 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में फैसला जो आया वो 7-6 के बहुमत से आया। यानी पक्ष में 7 लोग और विरोध में 6 जज। तो ये कोई यूनानिमस फैसला नहीं था। एनजेएसी पर जो भी पास हुआ कानून, वो संसद से सर्वसम्मति से पास हुआ था, जिसको रद्द किया। तो उसमें वो था क्या, केशवानंद भारती जो मामला है उसका फैसले का असर क्या हुआ। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर माने जाएंगे। ये फला बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो उसकी संरचना है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। अब ये मूल संरचना का जो सिद्धांत है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये संविधान का दिया हुआ नहीं है। ये संविधान सभा में भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। संविधान सभा में इतने विद्वान लोग थे और कानून के इतने बड़े बड़े जानकार थे, उनमें से किसी ने ये बात नहीं कही कि संविधान है, उसका एक हिस्सा, उसके कुछ जो प्रावधान हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर माने जाएंगे, जिसमें संशोधन का अधिकार संसद को नहीं होगा। कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान ने संसद को दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो इतने तक सीमित है कि जो सरकार कानून बनाती है वो संविधान सम्मत हैं या नहीं, ये तय करने का। उन कानूनों को अपनी बनाई एक नई डॉक्ट्रिन के आधार पर रद्द कर देना। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया है संविधान ने कि वो जुडिशियल रिव्यू करे, वो न्यायिक समीक्षा करे संसद द्वारा पास कानूनों की। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो संविधान में दिया गया है, मूल संविधान में, उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से एक नया डॉक्ट्रिन, एक नई अवधारणा बनाई कि ये बेसिक प्रिंसिपल है, एनजेएसी का एक्ट उसी के आधार पर रद्द किया गया। उसके अलावा संसद से पास बहुत से कानून इसी आधार पर रद्द कर दिए गए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो है उल्लंघन करते हैं, उसकी जो रक्षा का सिद्धांत है उसका उल्लंघन करते हैं। इसी आधार पर एनजेएसी को रद्द किया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से ये जो एक्ट है एनजेएसी वो समझौता करता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक आधार तैयार कर लिया संसद से पास कानूनों को रद्द करने का। आप देखिए, दो मामले हो गए जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। पहला, बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी बात नहीं है। दूसरा, जो कोलिजियम सिस्टम है जजों के अपॉइंटमेंट का, उसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये दोनों सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के अपने सुविधा के लिए बनाए गए सिद्धांत हैं। किस लिए बनाया है? सुविधा भी शब्द कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये अपनी सुपरमेसी स्थापित करने के लिए, पार्लियामेंट पर अपनी सुपरमेसी स्थापित करने के लिए, एग्जीक्यूटिव पर अपनी सुपरमेसी स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अवधारणाओं का विकास किया। चैलेंज इसी को किया जा रहा है, सवाल इसी पर उठाया जा रहा है कि संसद को बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, और इस अधिकार से अदालत कैसे उसे रोक सकती है? क्योंकि संसद जो है वो सार्वभौम है। कुछ लोगों का कहना है, सवाल उठाया है बहुत से कानूनी विशेषज्ञों ने, कि संविधान सार्वभौम है। सवाल ये है कि संसद के कानून बनाने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान में जो कुछ लिखा है उसको बदला जा सकता है, संशोधन हो सकता है। 103 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। अब ये जो सवाल जो उठाया है जगदीप धनखड़ ने, ये लड़ाई खुले में आ गई है। ये लड़ाई लेजिस्लेटिव बनाम जुडिशरी हो गई है कि किसका क्या अधिकार है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि जैसे पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी मुकदमे का फैसला सुनाए, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई कानून बनाए। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास, कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास। ये जो अधिकारों का, कार्य का विभाजन है, ये हमारे संविधान में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर उन्होंने एक बात और कही, बड़ी चौंकाने वाली बात कही। आपको याद होगा पिछले दिनों जब संसद में, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया था एनजेएसी पर। उन्होंने कहा था कैसे रद्द कर दिया, संसद में सर्वसम्मति से पास कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रद्द कर दिया। ये अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है उसने। तब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में बुलाकर कहा था कि जाकर ये संदेश दे दीजिए उन लोगों को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि इस तरह की बात ना बोले, ऐसी भाषा ना बोले। अटॉर्नी जनरल ने समय मांगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने का, ये सुप्रीम कोर्ट का संदेश देने के लिए। जो उन्होंने पूछा किस लिए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई संदेश लेने से इनकार करता हूँ, मैं ऐसा कोई संदेश नहीं लूँगा, और ये कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का संदेश दे। तो ये लड़ाई बिल्कुल खुले में आ गई है। पहले भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। एनजेसी को लेकर जो नाराज़गी है सरकार की और उपराष्ट्रपति जी से व्यक्त कर रहे हैं, वो ये कि उनका कहना है दुनिया में इस तरह का, दुनिया की किसी देश में, किसी डेमोक्रेसी में इस तरह का उदाहरण नहीं है जो एनजेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया। अब देखिए फ़र्क क्या आया है। फ़र्क दो बातों का आया है। एक, जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी थी वो लगातार उसका क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा आरोप और सबसे बड़ी कमी उसकी जो है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब जो वकील सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेते हैं इन मामलों में, वो भी कहने लगे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। ये फ़र्क आया है, ये बदलाव आया है इस मुद्दे को उठाने के बाद से। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है, दबाव बन रहा है कि वो कानून बनाने की कोशिश न करे, वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश न करे, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसने की कोशिश न करे, जिसको जुडिशियल एक्टिविज़म कहा जाता है। उससे बचने की सलाह दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको कुछ भी करने का अधिकार है, वो कानून भी बना सकते हैं। हालांकि वो बार बार कई फैसलों में, कई ऑब्जर्वेशंस में ये बोलते हैं कि हम सरकार को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते, कानून बनाना सरकार का काम है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट, दो उदाहरण दिए मैंने, और भी उदाहरण मिल जाएंगे,
जो एक जो है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। तो मामला एनजेएसी से आगे बढ़ गया है, बेसिक स्ट्रक्चर पर आ गया है। क्या संसद को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन करने का अधिकार नहीं है? ये मुद्दा फिर से उठेगा, क्योंकि उस समय भी जब इस पर फैसला हुआ था तो 6 जज 13 में से 6 न्यायाधीश इसके खिलाफ थे। तो ये फैसला ऐसा नहीं है कि सर्वसम्मति से आया हो या बड़े बहुमत से आया हो। एक जज इधर से उधर हो गए होते तो वो फैसला पलट सकता था। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो ये डॉक्ट्रिन है उसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। ये सरकार एम्फेसाइज कर रही है, ये सरकार इस बात पर जोर दे रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो वक्तव्य है उसका इशारा भी यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन आपने दी थी उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। एनजेएसी पर आपने जो फैसला दिया था उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। कॉलेजियम सिस्टम जो है बनाया है आपने अपने हिसाब से, उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बढ़ रहा है कि उसकी मनमानी बर्दाश्त करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये सब चीज़ें हुई, ज़्यादातर चीज़ें हुई उस दौरान जब सरकारें कमज़ोर थीं, जब राजनीतिक अस्थिरता थी। आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए वो इन मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1973 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी या उसके बाद नहीं बनी। 77 में बनी जनता पार्टी की, 80 में बनी कांग्रेस की, 84 में फिर बनी कांग्रेस की। उसके बाद जो है सीधे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी पूर्ण बहुमत की। लेकिन उस समय तक 73 की बात करें या 80 की बात करें या 84 की बात करें, उस समय तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास था। तो सरकार अपने इस अधिकार से संतुष्ट थी। वो व्यवस्था चल रही थी जिसे 93 में बदला गया। 93 में बदला गया इसलिए कि उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जो है सीधे टकराने की स्थिति में नहीं थी। अब बात टकराव की नहीं है, बात न्याय व्यवस्था की है, बात न्याय की है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर न्याय करता हुआ नहीं दिखेगा और सरकार ने पिछले दिनों में जो मुद्दे उठाए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगा है, तो उसकी साख खतरे में है। अगर उसको अपनी साख बचानी है तो क्या करना होगा? मेरी नज़र में एक ही बात, जो भी करें आप पारदर्शिता के साथ करें। जो कहा जाता है ना कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसी डॉक्ट्रिन पर सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए। ये टकराव जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के बीच में हो रहा है, जुडिशरी के बीच में हो रहा है, वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे भी ऐसे मुद्दे आएंगे, फिर कहूँगा, इस पर नज़र ज़रूर रखिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।